भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी मार्केट में एक कंपनी आई बड़े वादों के साथ, ओला इलेक्ट्रिक। फ्यूचर वाले स्कूटर्स, बहुत बड़ी फैक्ट्री का प्लान, जबरदस्त मार्केटिंग और हाँ, भारत का पहला ईवी आईपीओ। एक टाइम तो लगा कि ये कंपनी रुकेगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आजकल ना पिक्चर काफी बदली हुई सी लग रही है। शेयर एकदम नीचे, मार्केट शेयर भी कम हो गया है, कंपनी चलाने को लेकर सवाल, कस्टमर सर्विस की शिकायतें और एक दुखद घटना भी हुई एक कर्मचारी के साथ। बिल्कुल। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी आप देखें तो काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। मतलब शुरुआत तो तूफानी थी, लेकिन उसके बाद अब कंपनी कई मुश्किलों का सामना कर रही है। फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, ऑपरेशनल हैं, गवर्नेंस को लेकर सवाल हैं और हाँ, इमेज पर भी असर पड़ा है। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है सच में। तो आज हम कोशिश करेंगे जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ओला इलेक्ट्रिक के इस पूरे सफर को समझने की। कैसे इतनी तेजी से शुरुआत हुई, फिर ये मुश्किलें क्यों आई और अब कंपनी क्या कर रही हैं, जैसे वो पीएलआई सर्टिफिकेशन मिला है या उनकी वापसी की क्या योजनाएं हैं, हर पहलू पर बात करेंगे। चलिए खोलते हैं इस पूरी कहानी को। जी, शुरुआत तो जैसा आपने कहा धमाकेदार थी। भविष्य अग्रवाल का विजन भी बहुत बड़ा था, भारत को ग्लोबल ईवी हब बनाना। और सिर्फ गाड़ियां नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना। हाँ, मतलब सब कुछ इन हाउस, गाड़ी का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि चार्जिंग नेटवर्क भी। बिल्कुल। और ये उस टाइम की बात है जब भारत में ईवी मार्केट बस शुरू ही हो रहा था। तो ओला का वो नया सा डिजाइन, डिजिटल वाला एक्सपीरियंस और खासकर उनका वो D2C मॉडल। हाँ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बिना डीलर के सीधे ग्राहक तक पहुंचना। ये चीज कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को बड़ी पसंद आई। तभी तो कंपनी इतनी तेजी से बढ़ी। लॉन्च के सिर्फ 6 महीने में यूनिकॉर्न बन गई। 6 महीने में यूनिकॉर्न? जी। और फिर अगस्त 2024 में वो सफल आईपीओ भी आया, जिससे करीब $734 मिलियन जुटाए उन्होंने। और सेल्स का क्या हाल था? बिक्री तो कमाल की थी शायद। अरे बिक्री तो जैसे आसमान छू रही थी। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू था 373 करोड़ रुपए और वो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बढ़कर 5009 करोड़ रुपए हो गया। ओ बाप रे! हाँ, एक टाइम तो ऐसा था कि मार्केट में बिकने वाले लगभग आधे इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला के ही थे। करीब 50% मार्केट शेयर। ऐसा लग रहा था कि भाई ओला इलेक्ट्रिक ने तो ईवी क्रांति की कमान संभाल लिया भारत में। तो फिर ये सब इतना अच्छा चल रहा था, तो गिरावट कैसे शुरू हुई? मतलब कहानी कहाँ बदली? ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, यहीं से मुश्किलें दिखनी शुरू हुई। सबसे पहले तो शेयर बाजार में। आईपीओ के बाद शेयर का दाम जो करीब 157 रुपए तक गया था, वो गिरते गिरते 40 रुपए के आसपास आ गया। मतलब लगभग 75% की गिरावट। 75%? जी। और कंपनी की वैल्यूएशन जो कभी $7 बिलियन तक आंकी जा रही थी, वो घटकर 1.25 बिलियन रह गई। इसका सीधा मतलब था कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो रहा था। और जो हाल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, क्या उनसे कुछ उम्मीद बंधी? नहीं, एक्चुअली वो तो चिंता और बढ़ाते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की चौथी तिमाही मतलब जनवरी से मार्च 2025 देखें, तो रेवेन्यू पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले 57% गिर गया, 649 करोड़ रह गया। 57% नीचे? हाँ, और घाटा वो तो डबल से भी ज्यादा हो गया। पूरे साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 का कुल घाटा रहा 2276 करोड़ रुपए। पिछले साल ये 1584 करोड़ था, तो घाटा भी 44% बढ़ गया। 2276 करोड़ रुपए का घाटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ा इसका? क्या कोई बड़े इन्वेस्टर निकले? असर तो साफ देखा। जैसे हुंडई और किया, बड़ी ऑटो कंपनियां हैं, उन्होंने जून 2025 में अपनी हिस्सेदारी बेच दी ओला इलेक्ट्रिक में। फिर ICRA जैसी रेटिंग एजेंसी ने भी चिंता जताई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कंपनी बहुत तेजी से पैसा खर्च कर रही है, मतलब कैश बर्न ज्यादा है और प्रॉफिट में आने में शायद उम्मीद से ज्यादा टाइम लगे। इसी बीच मई 2025 में कंपनी के बोर्ड ने 1700 करोड़ का और कर्ज लेने को मंजूरी दी, पुराना कर्ज चुकाने के लिए। और कर्ज? हाँ, और सबसे बड़ी चिंता जो है वो है नेगेटिव ईबिटा मार्जिन। ईबिटा मार्जिन, ये क्या होता है? देखिए, ईबिटा मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने मेन बिजनेस मतलब स्कूटर बेचने से खर्चा निकालने के बाद कितना कमा रही है, ब्याज और टैक्स देने से पहले। अगर ये नेगेटिव है तो मतलब कंपनी ऑपरेशन से ही पैसा नहीं कमा पा रही। ओह,
और Q4 FY25 में ऑटो बिजनेस का ईबिटा मार्जिन था -78.6%। -78.6%। जी, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल, तो ये तो हुई फाइनेंशियल साइड की बात, लेकिन कंपनी के कामकाज मतलब ऑपरेशंस और खासकर कस्टमर एक्सपीरियंस का क्या? वहां भी दिक्कतें थी सुनने में आया। हाँ, कस्टमर्स की तरफ से तो शिकायतों की जैसे बाढ़ आ गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आया कि महीने में 80,000 तक कंप्लेंट्स आ रही थी। 80,000 एक महीने में? हाँ, कुछ सोर्सेज ने ऐसा क्लेम किया। मामला इतना बढ़ गया कि अक्टूबर 2024 में CCPA मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी को नोटिस भेजा। 10,000 से ज्यादा अनसुलझी शिकायतें थीं। तो किस तरह की शिकायतें थी ये? मेनली सर्विस में देरी, स्कूटर बार-बार खराब होना, वारंटी क्लेम में दिक्कत, स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम थी। और ऊपर से पुणे में एक S1 प्रो स्कूटर में आग लगने की घटना हुई थी। उसने सेफ्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों? क्या ये D2C मॉडल की वजह से हुआ, मतलब बिना डीलर के बेचने की वजह से? काफी हद तक, हाँ। देखिए, D2C मॉडल सुनने में तो अच्छा लगता है कि बीच का खर्चा बचेगा, लेकिन जब आप इतनी तेजी से स्केल करते हैं तो सर्विस संभालना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर शुरुआत में आपका सर्विस नेटवर्क उतना मजबूत ना हो। सही बात है। इसी को ठीक करने के लिए अब ओला ने EY इंडिया के साथ मिलकर एक सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। टारगेट है कि सर्विस सेंटर 400 से बढ़ाकर साल के अंत तक 1000 कर दें। 1000 सर्विस सेंटर? हाँ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सिर्फ नंबर बढ़ाने से नहीं होगा। जो मौजूदा सेंटर हैं उनकी क्वालिटी सुधारना ज्यादा जरूरी है। वैसे सरकार तो कह रही है कि कंपनी के 4000 सर्विस सेंटर होने का दावा वेरीफाई कर रहे हैं। तो क्या कंपनी ने माना है कि सर्विस में दिक्कतें थीं और कुछ किया है इसके लिए? हाँ, उन्होंने माना है। वारंटी वाले खर्चों के लिए पहले से ही 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन किया है और उनका दावा है कि जो उनके नए जेन 3 स्कूटर्स हैं उनमें वारंटी का खर्चा जेन 2 के मुकाबले आधा है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है अगर सच है। हाँ, अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि शायद प्रोडक्ट क्वालिटी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन असल में कस्टमर एक्सपीरियंस कितना सुधरा है ये तो अभी देखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं मार्केट पोजीशन पर। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। कहाँ तो ओला मार्केट लीडर थी, एकदम टॉप पर, अब क्या स्थिति है? हाँ, ये कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आप सोचिए, जून 2024 में ओला का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में 46% था। लगभग आधा मार्केट। बिल्कुल। और ठीक एक साल बाद जून 2025 में ये घटकर सिर्फ 19% रह गया। 46% से 19%, बस एक साल में? जी, और इतना ही नहीं, अब वो टीवीएस और बजाज ऑटो से भी पीछे हो गए। टीवीएस का शेयर करीब 25.4% है और बजाज का 22.8%। तो ओला अब तीसरे नंबर पर आ गई है। तीसरे नंबर पर? हाँ, और सेल्स में भी भारी गिरावट है। एक उदाहरण देखें तो फरवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच साल दर साल बिक्री करीब 75% गिरी। 75% गिरावट? बाप रे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, मतलब मार्केट में सबसे पहले आने का फायदा, वो अब खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। टीवीएस और बजाज जैसी पुरानी जमी हुई कंपनियां जिनके पास पहले से ही बड़ा डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क है, हाँ, उनका नेटवर्क तो बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल, वो अब अपने बेहतर होते प्रोडक्ट्स के साथ जोर लगा रही हैं। एथर एनर्जी भी है जो प्रीमियम सेगमेंट में है, उसने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एक तिमाही में तो रेवेन्यू के मामले में वो ओला से आगे भी निकल गई थी। तो हाँ, ओला का वो शुरुआती दबदबा अब नहीं रहा। मार्केट में पिछड़ने के अलावा क्या कंपनी के अंदर मतलब गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं? हाँ, कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें आप एडमिनिस्ट्रेटिव रेड फ्लैग्स कह सकते हैं। जैसे कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी, उन्हें बिना वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट के शोरूम बंद करने पड़े। अच्छा। फिर सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने जनवरी 2025 में कंपनी को वार्निंग दी कि जरूरी जानकारी समय से पहले सोशल मीडिया पर ना डाले। CCPI की जांच तो चली रही है और उनकी एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, उस पर पिछले साल RBI ने KYC नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना भी लगाया था। और वो आंकड़ों में हेरफेर वाली बात भी थी शायद। हाँ, ये भी एक मुद्दा उठा था। कंपनी जो बिक्री के आंकड़े बताती थी और जो सरकारी वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े थे, उनमें फर्क पाया गया। जैसे फरवरी 2025 में कंपनी ने कहा 25,000 गाड़ियां बेची, पर वाहन पोर्टल पर उस महीने सिर्फ 8,600 ओला स्कूटर रजिस्टर हुए दिखे। ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, और एक और चिंता की बात है कि कंपनी से बड़े अधिकारी लगातार छोड़कर जा रहे हैं।
पिछले 2.5 साल में 15 से ज्यादा टॉप एग्जीक्यूटिव्स जा चुके हैं। हाल ही में चीफ बिजनेस ऑफिसर और 2 कंप्लायंस ऑफिसर भी गए हैं। 15 से ज्यादा टॉप लोग। लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठे हैं क्या? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में भविष्य अग्रवाल की लीडरशिप स्टाइल को हावी या डोमिनेटिंग बताया गया है और ये भी कहा गया है कि बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमी है जो उनके प्रभाव को बैलेंस कर सकें। फिर आईपीओ से जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसकी रिपोर्ट देने में भी देरी हुई। और वो गीगा फैक्ट्री का प्लान? उसका क्या हुआ? हाँ, वो बहुत बड़ा प्लान था, 100 गीगावाट घंटे की बैटरी फैक्ट्री बनाने का। उससे भी अब घटाकर सिर्फ 5 गीगावाट कर दिया गया है। शायद इसके लिए सरकार को पेनल्टी भी देनी पड़े। और एक और अजीब सी बात सामने आई। क्या? कंपनी के एक डॉक्यूमेंट पर कंपनी सेक्रेटरी प्रीतम दास मोहोपात्रा के साइन हैं 29 मई 2025 के, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया था। तो ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर कंपनी के इंटरनल गवर्नेंस पर सवाल उठाती हैं। और इस पूरी मुश्किल कहानी में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही सेंसिटिव पहलू भी है, एक कर्मचारी की मृत्यु से जुड़ा हुआ। हाँ, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेंगलोर में कंपनी के एक इंजीनियर थे, 38 साल के अरविंद। उनकी दुखद मृत्यु हो गई और उन्होंने कथित तौर पर एक नोट छोड़ा था, करीब 28 पेज का। 28 पेज का नोट? हाँ, जिसमें काम के बहुत ज्यादा प्रेशर, बकाया पैसे न मिलने और मेंटल हैरासमेंट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी नोट के आधार पर पुलिस ने भविष्य अग्रवाल और एक और सीनियर अधिकारी सुब्रत कुमार दास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की। तो इस पर ओला ने क्या कहा है? कंपनी का क्या स्टैंड है? ओला इलेक्ट्रिक ने इन सभी आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि अरविंद का टॉप मैनेजमेंट से कोई सीधा कांटेक्ट नहीं था और उन्होंने कंपनी में रहते हुए कभी कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि उनकी मृत्यु के बाद जो पैसे परिवार को दिए गए, करीब 17.46 लाख रुपए, हाँ, वो कोई बकाया पेमेंट नहीं था, बल्कि कंपनी की पॉलिसी के तहत परिवार की मदद के लिए दी गई सामान्य राशि थी। हालांकि अरविंद के परिवार ने इस बात पर सवाल उठाया कि पैसे मौत के 2 दिन बाद क्यों ट्रांसफर किए गए। ये दुखद घटना जाहिर है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो हाई प्रेशर वाला माहौल है, वर्क कल्चर है और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है, उस पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। हम यहाँ से वही फैक्ट्स और आरोप बता रहे हैं जो हमें सोर्सेस से मिले हैं, बिना किसी का पक्ष लिए। बिल्कुल। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, मार्केट शेयर गिरना, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इमेज पर असर, इन सब के बीच क्या ओला के पास वापसी का कोई प्लान है? मतलब कंपनी कर क्या रही है इन सब से उभरने के लिए? हाँ, कंपनी ने एक्शन तो लिया है। 2 बड़े इंटरनल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, प्रोजेक्ट लक्ष्य और प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट लक्ष्य और प्रोजेक्ट विस्तार, ये क्या है? 78 करोड़ रुपए से घटाकर जून 2025 तक 110 करोड़ पर ले आए। अच्छा, कॉस्ट कटिंग। और प्रोजेक्ट विस्तार? प्रोजेक्ट विस्तार का फोकस है नेटवर्क बढ़ाने, ऑपरेशन एफिशिएंसी सुधारने और जो D2C मॉडल की कमियां थी उन्हें दूर करने पर, मतलब सर्विस वगैरह को बेहतर बनाना। और हाल ही में वो एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है, PLI सर्टिफिकेशन वाली, वो क्या है? हाँ, वो ओला के लिए वाकई एक बड़ी राहत की बात है और शायद गेम चेंजर भी हो सकती है। 26 अगस्त 2025 को ओला के जो जेन 3 स्कूटर्स हैं, उनको सरकार की PLI स्कीम के तहत सर्टिफिकेशन मिल गया। PLI स्कीम, ये क्या होती है और इससे ओला को क्या फायदा होगा? देखिए, PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आसान भाषा में सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई है। अगर कोई कंपनी भारत में ही माल बनाती है और वो कुछ स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, तो सरकार उसकी बिक्री पर उसे इंसेंटिव, मतलब पैसा देती है। अच्छा, कितना इंसेंटिव? ओला के केस में उन्हें उनके जेन 3 स्कूटर्स की बिक्री कीमत, जिसे DSV कहते हैं, उसका 13% से 18% तक इंसेंटिव मिल सकता है और ये फायदा 2028 तक मिलेगा। 13 से 18%? बिल्कुल। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ। तो इसका कंपनी के फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा? असर काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जेन 3 स्कूटर अब ओला की टोटल सेल्स का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही में करीब 80% सेल्स इन्हीं की थी। ओह, 80%? हाँ, तो इस सर्टिफिकेशन से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है। कंपनी खुद कह रही है कि इससे उनका ग्रॉस मार्जिन, मतलब स्कूटर बेचने पर होने वाला सीधा मुनाफा, वो FY 26 की दूसरी तिमाही तक बढ़कर 36.5% तक हो सकता है। 36.5% ग्रॉस मार्जिन? जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका अनुमान है कि उनका ऑटो बिजनेस इसी तिमाही, मतलब जुलाई-सितंबर 2025 से EBITDA पॉजिटिव हो सकता है। मतलब ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिट? हाँ, पहली बार।
इसी खबर के बाद ओला के शेयर में एक दिन में 13% से ज्यादा का उछाल भी आया था। तो ये पीएलआई तो एक बड़ी राहत है। इसके अलावा क्या कंपनी अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर भी कायम है, जैसे वो खुद के पार्ट्स बनाने वाली बात? हाँ, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाली स्ट्रैटेजी पर अभी भी फोकस कर रहे हैं। अपनी भारत सेल का प्रोडक्शन और टेस्टिंग कर रहे हैं। जेन 3 प्लेटफॉर्म के फायदे गिना रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर है, लागत कम है, और उन्होंने मई 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर वो भी लॉन्च की है। अच्छा, बाइक भी आ गई? हाँ, हालांकि कुछ और प्रोडक्ट्स थे जैसे S1Z स्कूटर या सस्ते गीग मॉडल, उनके लॉन्च में देरी हुई है। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? कुल मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है अब? तस्वीर, जैसा मैंने शुरू में कहा, काफी मिलीजुली और कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ ओला की वो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, टेक्नोलॉजी पर उनका जोर है, और वो शुरुआती जबरदस्त सफलता भी है। हाँ, मार्केट शेयर, गवर्नेंस पर सवाल, इमेज का संकट और वो दुखद मानवीय पहलू भी है। लेकिन हाँ, हाल में ये जो पीएलआई सर्टिफिकेशन मिला है, ये एक बड़ी उम्मीद जरूर जगाता है। प्रॉफिट की राह थोड़ी आसान हो सकती है इससे। तो अब कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं आगे? क्या करना होगा उन्हें? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, पहला, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, गिरते मार्केट शेयर को रोकना और उसे वापस बढ़ाना। तीसरा, अपने ऑपरेशंस को, खासकर सर्विस को, बड़े स्केल पर सही से मैनेज करना। चौथा, टीवीएस और बजाज जैसे मजबूत कॉम्पिटिटर्स का सामना करना। और पांचवां, लगातार प्रॉफिट कमाकर दिखाना और साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारना। तो क्या लगता है ये नई रोडस्टर बाइक और पीएलआई से जो फायदा मिलेगा, उसके दम पर ओला इलेक्ट्रिक वापसी कर पाएगी? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो यही दिखाती है कि कंपनी एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है, एक चौराहे पर। क्या ओला अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटीग्रेशन की ताकत और अब इस पीएलआई के फायदे का लाभ उठाकर अपनी वापसी की स्ट्रैटेजी, मतलब प्रोजेक्ट लक्ष्य और प्रोजेक्ट विस्तार, को कामयाब बना पाएगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो भारत के ईवी मार्केट में फिर से अपना दबदबा कायम कर पाएगी, जैसा उन्होंने शुरू में वादा किया था? या फिर ये जो कंपटीशन का प्रेशर है, कस्टमर्स की नाराजगी है, गवर्नेंस के मुद्दे हैं, ये सब भारी पड़ेंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। सही बात है। लेकिन एक बात पक्की है, ओला इलेक्ट्रिक का आगे का सफर सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के पूरे ईवी मार्केट के अगले चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।